आइए सबसे पहले शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। दुनिया का सबसे बड़ा बाजार, ग्लोबल इकोनॉमी में बढ़ती ताकत, लेकिन भारत के पास कोई टॉप लेवल की ग्लोबल कंसल्टेंसी और ऑडिट फर्म नहीं है। ऐसे में अब सरकार ने बिग 4 कंसल्टेंसी फर्म्स की तर्ज पर एक घरेलू फर्म की नींव रखने की तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर पीएमओ में आज एक अहम बैठक भी हुई और इसकी तैयारियों और रूपरेखा पर मंथन भी हुआ। आप ये रिपोर्ट पहले देखिए, आगे एक्सपर्ट्स के साथ करेंगे चर्चा। भारत का जोर, स्वदेशी बिग 4, ये सपना कितना प्रैक्टिकल है, क्या क्या अड़चने हैं और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कौन कौन से काम करने होंगे। विकसित भारत 2047 के सपनों को साकार करने के लिए मोदी सरकार लगातार हर मोर्चे पर डटी हुई है। ग्लोबल अनिश्चितताओं के दौर में भी भारतीय अर्थव्यवस्था का पहिया मजबूती से घूम रहा है और भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। तभी तो मोदी सरकार चाहती है कि अब कंसल्टिंग और ऑडिटिंग के क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भर बने और यही वजह है कि 2040 बिलियन डॉलर के मौजूदा ग्लोबल ऑडिटिंग और कंसल्टेंसी मार्केट में भारत अब अपनी दखल देने की रणनीति पर तेजी से काम कर रहा है, जिसको लेकर पीएमओ में भी मंथन का दौर लगातार जारी है। बता दें कि अभी दुनिया की 4 बड़ी कंसल्टिंग फर्मों में डेलोइट, पीडब्ल्यूसी, एवाई और केपीएमजी शामिल हैं, जिन्हें बिग 4 भी कहा जाता है, लेकिन इनमें से कोई भी भारतीय कंपनी नहीं है। ये सभी विदेशी हैं, इसलिए अब सरकार इन पर अपनी निर्भरता घटाने के लिए ग्लोबल लेवल की स्वदेशी कंसल्टिंग कंपनियां तैयार करना चाहती है। तो चलिए ये भी समझते हैं कि बिग 4 के नाम से मशहूर डेलोइट, पीडब्ल्यूसी, ईवाई और केपीएमजी जैसी कंपनियों की इंडियन यूनिट्स की शानदार ग्रोथ की कहानी क्या कहती है। सरकार के साथ ही इन्हें बड़ी और मध्यम कंपनियों से काफी बड़ी मात्रा में काम मिलता है। कारोबारी साल 2024 में बिग 4 की भारतीय इकाइयों का रेवेन्यू 38,800 करोड़ रुपए के करीब था। इसके कारोबारी साल 2025 में 45,000 करोड़ रुपए के पार हो जाने की उम्मीद है। इनमें से कुछ यूनिट्स का प्रदर्शन तो उनकी पेरेंट कंपनी से भी बेहतर रहा है। बिग 4 की भारतीय इकाइयां सरकार को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और फाइनेंशियल एडवाइस जैसी सेवाएं देती हैं। इसके अलावा ये पीएसयू में सरकार की हिस्सेदारी की बिक्री में भी सरकार को सलाह देती हैं। अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप यानी एमडीपी फर्म्स बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें ऐसी कंपनियां बनाए जाने की बात कही गई है जो एक ही जगह पर अलग अलग तरह की सेवाएं उपलब्ध कराएगी। इन सेवाओं में अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, लीगल सर्विसेज, मैनेजमेंट, वैल्यूएशन, कंपनी सेक्रेटेरियल वर्क और कॉस्ट रिकॉर्डिंग जैसे काम शामिल होंगे। इसका मकसद साफ है कि अब भारतीय कंपनियां भी अपने ग्राहकों को कंसल्टिंग और ऑडिटिंग से जुड़ी पूरी सुविधाएं पैकेज के रूप में दे सकेंगी। इतना ही नहीं, दुनिया भर की दूसरी बड़ी कंपनियों को भी ये अपनी सेवाएं देंगी। आखिर इसकी जरूरत भारत को क्यों पड़ी, ये सवाल भी अब मन में उठ रहे होंगे। दरअसल कंसल्टिंग और ऑडिटिंग का वैश्विक बाजार लगभग 240 बिलियन डॉलर का है, लेकिन अभी इस पर ज्यादातर कब्जा अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क्स और स्ट्रेटेजिक फर्म्स का है। भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ की लोकल कंपनियां अभी भी छोटे स्तर पर काम कर रही हैं, जिन्हें अब बड़े आकार देने का वक्त आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं वेद जैन सर का, पूर्व प्रेसिडेंट आईसीएआई और जाने माने टैक्स एक्सपर्ट। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है जैन सर आपका हमारे शो पे। हमारे साथ है विजय मंत्री जी, को फाउंडर एंड चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट जेआरएल मनी के। गुड इवनिंग विजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड इवनिंग, धन्यवाद। यस सर, शुरुआत करते हैं वेद जैन सर से। और सर, आईसीएआई फ्रेमवर्क में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने एक ड्राफ्ट रूल भी अप्रूव किए थे, ग्लोबल पीयर से कोलैबोरेशंस को अलाउ किया था। मेरे ख्याल से मोदी जी तो 2017 से ही चाहते हैं कि 4 इंडियन फर्म जो कि वर्ल्ड टॉप 8 में रैंक करें, बट प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए मल्टी डिसिप्लिनरी पुश चाहिए होगा। मतलब सीए, सीएस, लॉयर्स, एक्चुअरीज, सारे के सारे को एक एंटिटी में काम करना पड़ेगा। अभी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो सर बताइए, ये जो हम कह रहे हैं कि स्वदेशी बिग 4 हो हमारा अपना, उसका रोड मैप क्या हो सर, कहां तक अभी पहुंचे हैं? देखिए, ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और एक अच्छी प्रधानमंत्री जी की सोच है। जैसे आपने कहा, 2017 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जी बिग 4, इंडिया की 4 बिग 4 होनी चाहिए, स्वदेशी होनी चाहिए, और उसके ऊपर बहुत सारा काम करना जरूरी है। 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो इसको अनेबल करे और जो इसको प्रोत्साहन दे करने में,
और दूसरा एक मेरा ये कहना है कि एक थोड़ा सा जो सरकार का रेगुलेटर्स का जो अभी आपने जैसे आंकड़े बताए 45,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आने वाला है, ये मेजर रेवेन्यू आज की डेट में बिग फोर के पास इन बड़ी बड़ी जो सरकार की संस्थाएं हैं, पीएसयू है, रेगुलेटर्स है और ऑफिस है, उनके यहाँ से आता है। तो सरकार में अगर ये छोटा सा जैसे नियम बन जाए कि जब भी हम कहते हैं कि स्वदेशी करना पड़ेगा, इन कंसल्टिंग काम के लिए भी, इस काम के लिए भी आपको स्वदेशी फर्म को एसोसिएट करना पड़ेगा। अगर ये हो जाएगा तो स्वदेशी फर्म की स्ट्रेंथ बन जाएगी और उसको एक बैकअप मिल जाएगा। तो सबसे एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जो मेरे ख्याल से काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। दो चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, एक तो आईसीआई का रेगुलेशन जो ग्लोबल नेटवर्क को अलाउ करेगा, एक है मल्टी डिसिप्लिन फर्म जिसमें कि बहुत सारी एक ही रूफ के नीचे, एक ही छत के नीचे, एक ही ऑफिस के नीचे सभी तरह की सर्विसेज अवेलेबल होंगी। क्योंकि आज की डेट में जिस तरह से बिजनेस का मॉडल है, कॉम्प्लेक्स मॉडल है, उसके अंदर ये कंसल्टिंग की बहुत भारी जरूरत है। ये मान के चलना चाहिए कि इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट और इंडियन फर्म जो है वो उनके अंदर टैलेंट पूरा है, पूरा है, टैलेंट पूरा है। सवाल यह है कि बिगनिंग करने की जरूरत है, और बिगनिंग में जो अगर सरकार आज ये मन बना ले और रेगुलेटर ये मन बना ले कि जो भी बड़ा काम जाएगा बिग फोर के साथ, अगर वो देना भी जरूरी है तो एक इंडियन फर्म को जरूर साथ में लगाना पड़ेगा, ज्वाइंट लगाने में। तो इससे क्या है कि एक उस फर्म को प्रोत्साहन मिलेगा, उस फर्म की एसोसिएशन होगी, उस फर्म को एक्सपर्टीज डेवलप होगी और ऑटोमेटिकली वो बिग फोर की तरफ बढ़ जाएंगी आगे इंडियन स्वदेशी फर्म बनाने। तो सबसे महत्वपूर्ण काम है रेगुलेटरी फर्म डेवलपमेंट में। मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई काम बचा हुआ है करने के लिए, लेकिन उनको सपोर्ट करने के लिए इंडियन फर्म को हर काम में एसोसिएट करना बहुत जरूरी है। आज की डेट में सरकार एक आइडेंटिफिकेशन कर सकती है, सीएनएजी के पास भी बहुत अच्छा डाटा है कि कौन सी बड़ी फर्में हैं, इंडियन फर्में हैं जो काम कर रही हैं। और भी डाटा सरकार इकट्ठा कर सकती है कि इंडियन फर्म में टॉप 100 फर्म और अक्रॉस इंडिया में रेवेन्यू वाइज कितनी है, उनको कहा जाए, उनको काम एलोकेट किया जाए। अब ये कहा जाए कि कोई भी काम बिग फोर को जो आज की डेट में दिया जा रहा है वो अकेले नहीं दिया जाएगा, किसी न किसी इंडियन फर्म को आपको एसोसिएट करना होगा। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। एब्सोल्युटली सर, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात कही कि आप इंडियन फर्म्स को एसोसिएट करने का एक छोटा सा क्लॉज जोड़ दीजिए, काफ़ी हद तक बात बन जाएगी। बट वैसे भी मंत्री सर, वैसे भी बिग फोर का डोमिनेंस आप देखिए, ईवाई, डेलॉयट, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, ग्रांट थॉर्टन, निफ्टी 500 की 326 कंपनीज के ऑडिट ये लोग हैंडल कर रहे हैं सर मार्च 2025 तक। और आप देखिए कि इनका जो हमने अभी आंकड़ा भी बताया कि 240 बिलियन मार्केट है, इंडिया अपना शेयर ढूंढ रहा है। बट ये होगा कैसे सर? कंबाइंड रेवेन्यू FY24 में अभी भी जैसा हम बता रहे थे कि 45,000 करोड़ से ज़्यादा का हो जाएगा। इंडियन मार्केट पर टाइट ग्रिप है सर इनकी। कमाल ये है कि हम बार बार तो ये कह रहे हैं मंत्री सर कि भाई इंडिया होनी चाहिए। आप देखिए ईवाई में, डेलॉयट में, केपीएमजी में काम करने वाले सारे तो इंडियन ही है सर। तो हमें इंडिया अपनी बनाने में क्या प्रॉब्लम है सर? तो ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है, खाली आपकी सोच की प्रॉब्लम है। मुझे मालूम है 90s में जब हम बीएफएसआई सेक्टर ज्वाइन किए थे, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, तो सब लोग इंटरनेशनल कंपनीज को ज्वाइन करना चाहते थे। बेस्ट फंड मैनेजर वर इन इंटरनेशनल कंपनीज ओनली। लेकिन हमने 20-30 साल के पीरियड में देखा कि आज बेस्ट फंड मैनेजर इंडिया के या बैंकिंग में कोई इंटरनेशनल कंपनी ज्वाइन नहीं करना चाहता, सब डोमेस्टिक कंपनी ज्वाइन करना चाहता है। बिकॉज ग्रोथ वहां पे है, इसॉप वहां पे है, वेल्थ वहां पे क्रिएट हुई है, बाजार वहां बहुत बड़ा बना। और आप 20-30 साल के डेटा देख लीजिए, जो इंडियन इक्विटी फंड मैनेजर है, दे आर बीटिंग डाउन इंटरनेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर हैंड्स डाउन। तो हमने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में देख लिया, हमने बैंकिंग इंडस्ट्री में देख लिया कि इंटरनेशनल बैंक बंद करके जा रहे हैं, डोमेस्टिक बैंक एक्सपांड कर रहे हैं। हमने ब्रोकिंग बिजनेस के अंदर देख लिया, हमने इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर देख लिया। तो सारी जगह हमने देख लिया कि एनबीएफसी फील्ड के अंदर हमने देख लिया, पूरा पीएफएसआई सेगमेंट के अंदर हम लोगों ने देख लिया। और दूसरा, मुझे खुशी भी और दुख भी है। खुशी इस बात की कि हम ये प्रोसेस चालू कर रहे हैं, और दुख इस बात का कि बहुत लेट हम लोग चालू कर रहे हैं। और इसमें वेरी ऑनेस्टली अगर आप देखो तो कई कई स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनीज का मैंडेट है कि आपको कंसल्टिंग असाइनमेंट खाली बिग फोर को ही देना है। यस। वो मुझे लगता है बहुत ही गलत है, और वो बदलाव आएगा और आना ही पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका बोलता है कि हमारा ट्रेड डिफिसिट इंडिया से 40-50 बिलियन डॉलर, वो खाली गुड्स की बात करता है। लेकिन अगर आप देखो, आप डिजिटल रेवेन्यू देख लो, चाहे यूट्यूब का देख लो, फेसबुक का देख लो, इन सारी बड़ी कंपनियों के क्लाइंट कहाँ से आ रहे हैं?
ओला ओला उबर का देख लो, ओला का देख, उनके क्लाइंट आ कहाँ से रहे हैं? उनके क्लाइंट इंडिया से आ रहे हैं। तो ये टाइम है कि हमको लीवरेज करना चाहिए, लेकिन हमको हेडलाइन नैरेटिव थोड़ा मैनेज करना चाहिए, चाइना की तरह काम करना चाहिए अंडर द रडार। ऐसा नहीं कि हम विल काउंटरिंग द बिग फोर, ये बात करने की बजाय हमको बोलना चाहिए कि हमको डोमेस्टिक कंपनियां बनानी है जो बहुत बड़ी बने। आई थिंक दैट इज अ बेटर नैरेटिव टू कम्युनिकेट। और ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली सर, जैन सर। अब अगर पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स को ही आप देख लीजिए, जैसा सर कह रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट टेंडर्स में तो क्या कहा ही जाता है कि भाई फॉरेन कंपनीज को प्रेफरेंस दीजिए, लोकल्स तो वहीं पे ही आउट हो गए सर, नंबर वन। नंबर टू, कुछ रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। आईसीएआई बार काउंसिल लगातार ये कहते हैं कि भाई एडवर्टीजमेंट बैन होना चाहिए, मल्टीपल लाइसेंसिंग है। तो ये सारी की सारी हमारी जो डोमेस्टिक फर्म्स हैं उनको लिमिट करते हैं सर। तो इस दिशा में, क्योंकि आज जो मीटिंग हो रही है उनमें ये रेगुलेटरी हर्डल्स पे भी बात हो रही है, तो सर यहाँ पे हमें थोड़ा डील देनी पड़ेगी सर। देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए ये जो रेगुलेटरी हर्डल्स हैं, इसका कारण क्या है? देखिए एक, जैसे सरकार का कोई टेंडर या कोई जो कोई असाइनमेंट निकलती है, आप उसके पैरामीटर्स रखते हैं कि इसमें इतना पास्ट एक्सपीरियंस, इतनी परफॉर्मेंस और इतनी टर्नओवर और इतना वो होना चाहिए, और वो बिल्कुल क्लियर इंडिकेट करता है कि बिग फोर के अलावा दूसरा उसमें कोई एलिजिबिलिटी नहीं बनेगी। मेरा ऐसा मानना। और सेकंडली आपने कहा जो एडवर्टाइजमेंट, उसके बारे में वर्किंग है। जब मल्टी डिसिप्लिनरी फॉर्म बनेगी तो उसके अंदर जो एडवर्टाइजमेंट की रिस्ट्रिक्शन है, अश्योरेंस सर्विस में तो हम समझ सकते हैं, लेकिन अश्योरेंस सर्विसेज के बाहर तो एडवर्टाइजमेंट की कोई रिस्ट्रिक्शन की रुकावट होनी नहीं चाहिए। वो भी इसमें भी रिलेक्शन दी जा सकती है कि आप किस तरह की वर्किंग कर सकते हैं। मेरा कहना यह है कि जैसे अभी आपने कहा कि 240 बिलियन डॉलर की ग्लोबल मार्केट है, और बिग फोर का रेवेन्यू इंडिया में भी 45,000 करोड़, जो 5 बिलियन डॉलर बनता है लगभग। अगर अगर आज की डेट में अगर हम अपना रेगुलेट, ये जो गवर्नमेंट की सपोर्ट में इंडियन फर्म को एसोसिएट कर दें हर काम के लिए, तो इंडियन फर्म की कैपेबिलिटी बन जाएगी। फिर हम इंडिया का 5 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू नहीं देखेंगे, हम 240 बिलियन डॉलर का इंडियन फर्म में बाहर भी जाके वो एलिजिबिलिटी बना लेंगी। जैसे बिग फोर बाहर से आके इंडिया में काम कर रही है, बिग फोर इंडिया वाली बाहर जाके काम करके वॉल्यूम क्रिएट करके ला सकती हैं और कर सकती हैं। और ये आज के परिपक्ष में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि जीसीसी जिसे हम कहते हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो इंडिया बन रहे हैं, और जिस तरह से आज की डेट में H1B वीजा के बारे में जो इश्यू चैलेंजेस आ गए हैं, इंडियन सर्विस सेक्टर इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट प्ले कर सकता है। कंसल्टिंग सर्विसेज है, और उसके लिए सिर्फ ये है कि एक बार अपॉर्चुनिटी देनी है आपको इंडियन फर्म को। अगर जब अपॉर्चुनिटी मिलनी शुरू हो जाएंगी और इसमें ये लगेगा कि स्वदेशी फर्मों का एसोसिएशन बहुत जरूरी है, तो मेरा ये मानना है कि जैसे अभी कहा जा रहा था कि हमने और सेक्टरों में कितनी बहरी महत्वपूर्ण, इंश्योरेंस हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, निवेश हो, उसमें हमने इंडियन फर्मों ने कितना बढ़िया काम किया है। तो मैं ये मानना है कि इस कंसल्टिंग में भी जो भी ये सर्विसेज है, चाहे ऑडिट है, लीगल है, मैनेजमेंट है, फाइनेंस है और वर्किंग है, तो उसके अंदर भी इंडियन फर्म्स की टॉप 100 फर्म में से निकल के फर्में आ जाएंगी और वो कैपेबिलिटी जनरेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। प्रॉब्लम है एलिजिबिलिटी बनने की। कई बार तो शर्तें ऐसी सख्त लगी होती हैं जिसमें बेस्ट ऑफ इंडियन फर्म, आप ये देखिए आज की डेट में जो बिग फोर के अलावा भी जो दूसरी फर्में इंडिया में काम कर रही हैं, उनकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, उनकी सर्विस की एफिशिएंसी में कोई कमी नहीं है, उनकी वर्किंग की कैपेबिलिटीज में कोई कमी नहीं है। लेकिन कमी है तो सिर्फ इस बात की कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिली उनको वर्किंग करने की उस लेवल की जो मिल सकती है, क्योंकि उसकी शर्तें ऐसी सख्त आती हैं जिसको वो फुलफिल नहीं कर पा सकते। क्योंकि ये एक, जैसे कहते हैं ना कि जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा वैसे वैसे काम डेवलप होगा, वैसे काम आएगा तो ऑटोमेटिकली वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी लेवल का होगा। कि जो बिग फोर बनती है वो एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है क्रिएट होने का। आज की डेट में अगर इंडियन फर्म को काम मिलेगा तो नेचुरली उसके लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। और ये मान के चलना चाहिए कि आज की डेट में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट विश्व की सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी है। 4.5 लाख क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है आज की डेट में, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा पूल है एक इंटेलिजेंट का, अकाउंटेंट का, उसके बारे में। और वर्ल्ड ओवर इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट की क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज की जाती है। तो इसको एक अपॉर्चुनिटी को एनकैश करने की जरूरत है, स्वदेशी 4 बिग फर्म बनाने की, इंडिया की बनाने की।
एब्सोल्युटली सर, आपने बहुत बहुत मार्के की बात कही कि जो हमारे जो सीए हैं या हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं ऑडिटिंग में, अकाउंटिंग में, उनका उनका सानी पूरी दुनिया में नहीं है, पूरी दुनिया में उनके डिमांड है। बट एक प्रॉब्लम आती है विजय मंत्री सर, वहाँ पे जब आप टैलेंट पोचिंग करते हैं और सैलरीज देखते हैं, बिग फोर हाई सैलरीज दे रहे हैं सर, इंडियन फर्म्स रिटेन तक नहीं कर पाती अगर शुरुआत में रख भी दिया। अब इनकी जो कॉम्पिटिटिव सैलरीज हैं, पर्क्स हैं, ऊपर से ये आपको भरोसा देते हैं ग्लोबल एक्सपोजर का। अब डोमेस्टिक फर्म तो ये सब मैच नहीं कर पाएंगे सर। नतीजा यही होता है कि जो हमारे टॉप सीएज हैं, दूसरे प्रोफेशनल्स हैं, वो स्विच कर जाते हैं। तो टैलेंट पोचिंग के मोर्चे पर कैसे काम करेंगे सर? अब मैं आपको उल्टा बोलता हूँ कि वही आप 20-30 साल पहले म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री या इंडियन क्रिकेट टीम को देखिए, क्या होता था। आजकल सारा ग्लोबल टैलेंट यहाँ आके काम करना चाहता है, तो टैलेंट की कमी नहीं है। 20-30 साल पहले म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, बीएफएसआई में यही बातें की जाती थी। तो टैलेंट मिल जाएगा, और अगर रेवेन्यू पूल बढ़ेगा तो आपकी पेइंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी ना। और दूसरा, अगर इंडियन कंपनीज बड़ी बनेगी तो जो ग्लोबल कंपनी इंडिया में है वो छोटी बनेगी, तो उनकी एबिलिटी टू पे कम हो जाएगी। वो सिचुएशन बिल्कुल आज बीएफएसआई सेगमेंट के अंदर बहुत साफ साफ तरीके से देख रहे हैं। तो और अगर जहां तक एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया का सवाल है, तो आप सरकार बोले जैसे इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में होता है कि कोई फंड हाउस नया चालू होता है, लेकिन एक्सपीरियंस फंड मैनेजर होता है जिसको 10-15 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो मार्केट उसको 10-15 साल की फर्म जितना रेस्पेक्ट देता है। तो अगर सरकार कानून बना दे कि कोई भी इंडियन कंपनी कोई बड़ी कंसल्टिंग कंपनी से किसी को हायर करे, ग्रुप ऑफ पीपल हायर करे, और उनका एक्सपीरियंस काउंट होगा, तो आपको एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस के अंदर भी मात नहीं आने वाली है। तो ये पूरा इनका जो स्ट्रेंग होल्ड है, वो मुझे लगता है धीरे धीरे कम करने की जरूरत है। और ये खाली बिग फोर की बात नहीं है। आप गाना सुनो तो स्पॉटिफाई है, आपको कैब लेना तो उबर ओला है, आपको शॉपिंग करनी है तो अमेजन है। तो क्यों नहीं डोमेस्टिक कंपनी, आप ऑनलाइन पे जा रहे हो तो आप एक्स पे जा रहे हो, फेसबुक पे जा रहे हो, आप इंस्टा पे जा रहे हो, आप लिंक्डइन पे जा रहे हो। इसमें क्या चमत्कार वाली बात है। और कितना बिलियंस ऑफ डॉलर ऑफ रेवेन्यू हम इंडियंस देते जा रहे हैं इन लोगों को। आज आपने देखा होगा कि अमेरिका ने फिजिक्स में गोल्ड जीता, उसमें एक भी अमेरिकन नहीं था, सारे कोई एक इंडियन था, एक 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 अलग अलग कंट्री के लोग थे। तो सारा टैलेंट पूल तो वहां गया। वो लोग बोलते हैं कि वो वहां पे गया क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अरे अपॉर्चुनिटी तब मिलेगी जब रेवेन्यू पूल बड़ा होगा। जब ये सारा का सारा बिजनेस इंडिया में रहेगा तो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू पूल बनेगा, रेवेन्यू पूल बनेगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास पेइंग कैपेसिटी बढ़ने वाली है ना। तो वो तो होने वाला है। और आज देखिए कि 145 करोड़ लोगों का पावर कहाँ दिख रहा है आपको। विच इज द रिचेस्ट क्रिकेट बॉडी इन द वर्ल्ड, विच इज द रिचेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड। आपने 145 करोड़ लोगों को, आज बीसीसीआई के लोग कितना भी क्रिटिसाइज कर ले, बट उन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया है, एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के थ्रू दिखाया है कि इंडिया इज केपेबल ऑफ क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ बिग बिग ऑर्गेनाइजेशन, एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल एंड कैन फीड द ग्लोबल मार्केट। तो वो बाकी अगर हमने फोकस किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती। कोई, ये सारे छोटे छोटे हर्डल है, हमारे पास बड़ा पावर है। एब्सोल्युटली सर, पावर है। एक हमारे साथ खास मेहमान और जुड़ चुके हैं, अरुण गिरी साहब, को फाउंडर एंड ग्रुप एडिटर टैक्स सूत्रा। बहुत बहुत स्वागत है अरुण जी आपका भी हमारे शो पे। उससे पहले क्विकली मैं जैन सर आपके पास आऊँगा। अब देखिए, अब हम कह तो रहे हैं कि हमारे अंदर ग्लोबल एक्सपोजर की क्षमताएं हैं, हमारा जो टैलेंट पूल है यहाँ पर सीए, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग प्रोफेशनल्स का, वो पूरी दुनिया में सर्विस देता है। बट प्रॉब्लम क्या आती है, व्हेन वी फॉर्म द कंपनी, अब हमारे यहाँ कोलैबोरेशन लिमिट्स लग जाती हैं सर, ओवरसीज पार्टनरशिप्स आईसीआई के रूल्स को वायलेट करती हैं, क्योंकि आईसीआई का रूल कहता है कि साहब आपके सारे पार्टनर सिटीजन्स होने चाहिए। अभी इसमें जो जून 2025 से जो डिस्कशन हो रहा है, उसमें बात चल रही है ईजिंग ग्लोबल पार्टनरशिप, हो रहा है इसमें डिस्कशन। बट अभी तो सर ऐसा लगता है कि हमारे ही रूल्स हमें रोकते हैं इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस करने से। तो इस मोर्चे पर सर थोड़ा शिथिलता देनी होगी। दीपक जी, देखिए क्या है कि मैंने जैसे शुरू में कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और अपॉर्चुनिटी दोनों आपस में मैच करके चलती है, कि बट क्या नहीं आने वाले। आज की डेट में आपने ये बात तो बिल्कुल ठीक कही कि कहीं ना कहीं छोटी मोटी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी है अमेंडमेंट करने की, कि रेगुलेटरी में मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म जो आज की डेट में रूल नोटिफाई नहीं हुए हैं अभी तक, इसलिए मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म नहीं बन पाई है। एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक ग्लोबल नेटवर्किंग के लिए भी जो परमिशन देनी है वो नहीं दी गई है, इसी वजह से रुकी हुई है। अगर ये दो चीजें, दोनों अमेंडमेंट हो जाए, जो आपने कहा कि आज की डेट में इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट पार्टनरशिप किसी से भी कर सकता है, वो अलाउड हो जाए,
और मल्टी डिसिप्लिनरी जैसे हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली इसमें जाना पड़ेगा। आपको ये छोड़ना पड़ेगा शक कि भाई आज की डेट में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया में है, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, रशिया में है, चाहे जापान में है या किसी और कंट्री में है, तो वो आप ग्लोबल नेटवर्किंग करेंगे। क्योंकि देखिए आज की डेट में इंडियन इकोनॉमी जिस ढंग से बढ़ रही है उसमें आपको ग्लोबल कंपटीशन को मैच करना है और ग्लोबल अपॉर्चुनिटी को लेना है। मैं इस बात को कहता हूं कि हमें $5 बिलियन का जब इंडियन बिजनेस के ऊपर निगाह नहीं रखनी है, हमारी निगाह है $240 बिलियन पे। आज की डेट में मेरा ऐसा मानना है ज्यादा नहीं तो लगभग 20 से 25 हजार चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया से बाहर, जिनकी क्वालिफिकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से है, वो बाहर काम कर रहे हैं। उनकी नेटवर्किंग इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक बहुत बड़ा एक्टिव पार्ट प्ले कर सकती है ग्लोबल फर्म बनाने में, क्योंकि उनके पास बाहर की इंफॉर्मेशन है, बाहर के बारे में उनकी जो काम करने की कार्य प्रणाली है, उनके रेगुलेशन है, उसको पता है। तो आज की डेट में अगर वो विदेश में जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया के हैं जो बाहर सेटल्ड है और इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट जो यहाँ से हैं, अगर वो मिलके इसको, क्योंकि वो सपना अगर हमें पूरा करना है चार बनाने का, तो वो बिग ग्लोबल फर्म बनानी है, हमें बिग स्वदेशी फर्म को ग्लोबल फर्म बनाना है जो कि इंडिया में भी सर्विसेज देगी ग्लोबल लेवल की और विश्व में भी सर्विस देगी। तो आपने जैसे शुरू में कहा, ठीक कहा कि यहाँ नेटवर्किंग के लिए आपको ये रूल्स रिलैक्स करने पड़ेंगे कि आपको कोई सिटीजन है या नहीं है, किसी भी है, आप अगर प्रोफेशनली क्वालिफाइड है और मल्टी डिसिप्लिनरी में जिन जिन प्रोफेशन को हमने अलाउ किया है, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इंजीनियर, सबको अलाउ किया हुआ है। और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूल पे तो लॉयर्स को भी अलाउ किया है कि वो भी हो सकता है। बार काउंसिल को थोड़ी सी अप्रूवल की जरूरत है कि वो उसमें अलाउ करें कि एडवोकेट भी उस मल्टी डिसिप्लिनरी में आ सकते हैं। अगर जैसे, क्योंकि ये एक जरूरी वो होगा पुश करने के लिए, लेकिन शुरू में मैंने जैसे कहा कि कैपेबिलिटी क्रिएट करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम ये मैकेनिज्म बनाए कि हम स्वदेशी फर्म को जरूर एसोसिएट करना पड़ेगा आपको हर काम के लिए। हर गवर्नमेंट का कोई भी छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, स्वदेशी फर्म को उसमें एसोसिएशन इंपॉर्टेंट हो। एब्सोल्युटली। अरुण जी, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। देखिए, स्वदेशी फर्म को तो हम विदेश जाने की कोशिश करते हैं, वहां तो हमारे लिए ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ग्लोबल एंट्री में हमारे बैरियर्स हैं। आप यूके चले जाइए पार्टनरशिप के लिए, वहाँ की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस कहती है 51% लोकल ओनरशिप मैंडेट है। अब वहाँ जाकर तो हम 51% ओनरशिप लोकल ले नहीं सकते। यहाँ बैठे बैठे हम कोलैबोरेशन कर सकें तो कम से कम हमारे लिए ऐसा इकोसिस्टम हो जो कोलैबोरेशन के लिए, नेटवर्किंग के लिए खुले। जो सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, सारी की सारी ग्लोबल फर्म्स नेटवर्किंग के थ्रू आ रही हैं यहाँ पर। अरुण जी, आपको जोड़ रहे हैं? मैं काफी हद तक पैनलिस्ट से सहमत नहीं हूँ। अच्छा, क्लियर बोल देता हूं मैं। नंबर 1, बहुत ही बड़ा इश्यू है जो डिस्कस नहीं हो रहा है। आईसीएआई पिछले 20 साल में अपनी राह भूल चुकी है। ओवर रेगुलेटेड प्रोफेशन है, बहुत ज्यादा ओवर रेगुलेटेड है, और ऐसे ऐसे केसेस हैं जहां इंस्टीट्यूट ने 10-10 साल डिसिप्लिनरी कमिटी ने ऑर्डर्स नहीं दिए, 10-10 साल लगे। इंस्टीट्यूट का पूरा फोकस सीपी कमिटी, सीपी कॉन्फ्रेंसेस और ये सब चीजों पे हुआ है। हर 3-4 साल इलेक्शंस आते हैं, सब उसमें बिजी हैं। तो सबसे पहले ये प्रोफेशन ओवर रेगुलेटेड है, और जो एक विजन चाहिए सीए प्रोफेशन को आगे लेके जाने के लिए, वो विजन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने दिखाने की जरूरत है। बहुत ज्यादा डिपेंडेंस इंस्टीट्यूट पे है। जिस तरह से जब हम लॉयर्स या लीगल प्रोफेशन की बात करते हैं तो कोई बार काउंसिल की बात नहीं करता, लोग टॉप लॉ फर्म्स की बात करते हैं। उसी हिसाब से जब हम सीए प्रोफेशन की बात करते हैं, हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बारे में बात करना चाहिए। बी दीपक पारेख, के मिस्त्री, आदित्य कुमार मंगलम बिरला, जो भी हो, ना कि हम आईसीएआई के बारे में बात करें। आईसीएआई इज नॉट द प्रोफेशन, द प्रोफेशन इज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ये हम भूल चुके हैं। ये सबसे पहली बात। सेकेंड बात, सब लोग कह रहे हैं कि हम ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। 25 हम वी आर स्टार्टिंग 50 इयर्स बिहाइंड। एटलीस्ट 25 साल हम पीछे हैं शुरू कर ये पूरे रेस में। हम उसी कगार पे हैं इस रेस में जहां हम एआई में हैं। बोलने को बहुत अच्छा लगेगा कि हम एआई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पर एक स्टॉक मार्केट, एक कंपनी निविडिया का जो मार्केट कैप है शायद पूरे इंडिया के स्टॉक मार्केट के मार्केट कैप के मुताबिक है, और हम कहेंगे कि हम एआई में आज नंबर 1 हो जाएंगे और कल नहीं। ये एक अगले 30 साल का एक विजन होगा।
तब जाके कोई ग्लोबल फर्म बनाने की जरूरत नहीं है। बट एटलीस्ट इंडिया में आज जो सिचुएशन है कि जिनको हम एमएनसी फर्म्स कहते हैं, मान लो वो एमएनसी फर्म्स हैं टॉप 6, आज उनका मार्केट शेयर 70%, 80% जो मार्केट शेयर है, जो एक ओलिगोपोली हो गई है अपने अपने प्रोफेशन की, वो ओलिगोपोली तो कम करें। हम बोल रहे हैं ग्लोबल फर्म बनाएंगे। अरे इंडिया में तो आप पहले इनसे compete कर लो, फिर ग्लोबली हम compete करेंगे उनके साथ। नहीं मैं अरुण जी, बिल्कुल सहमत नहीं हूं, मैं बिल्कुल बिल्कुल नहीं अरुण जी, आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया। नहीं अरुण जी, आप ही की बात हो रही है। नहीं मानते, जब तक हम ये नहीं अरुण जी, मानते अरुण जी हैज फेल्ड, अरुण जी, हम ये नहीं मानते कि इंस्टीट्यूट एक फेल्ड रेगुलेटर है, इसी के वजह से अरुण जी, आप थोड़ा लेट आए अरुण जी। एक्चुअली हम सेम बातें कर रहे हैं और वही हमने डिस्कशन भी किया है। हमारा जो पहला सवाल था वो यही था कि आईसीएआई, बार काउंसिल जितनी फर्म्स को लिमिट करते हैं, हमारे एडवर्टीजमेंट बैन है, मल्टीपल लाइसेंसिंग है, उसी की बात हम कर रहे थे। और उसी घोड़े को आप बांध रहे हो और बोल रहे हो रेस में दौड़ो, ऐसा नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली सबसे ज्यादा रिफॉर्म्स दीपक सबसे ज्यादा रिफॉर्म्स आईसीएआई की है, सबसे ज्यादा रिफॉर्म्स है जरूरत आईसीएआई की, नहीं तो एनएफआरए खड़े करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑलराइट, बिल्कुल सर। विजय सर, अब क्योंकि डिस्कशन में है, लगातार बातचीत चल रही है, जून से लेकर कंटिन्यूएशन में बातचीत है, टॉप लेवल के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, लीडरशिप है, वो खुद इस पे दिलचस्पी ले रही है। हम क्या उम्मीद करें सर आगे? ये छोटे मोटे रेगुलेटरी हर्डल्स हम दूर कर पाएंगे या हम फंस जाएंगे फिर से रेड टेपिज्म में? नहीं, बिल्कुल नहीं फंसेंगे। अगर नीयत साफ है तो बड़ा पक्का काम होगा। जैसे मैंने बोला कि हमने तो, मेरे सामने मैंने आईपीएल को होते हुए देखा, मेरे सामने मैंने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को, बैंकिंग इंडस्ट्री को देखा। बिल्कुल वो के वो आर्ग्यूमेंट थे कि इंटरनेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर को बीट नहीं कर पाएंगे, उनके पास ग्लोबल नेटवर्क है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन है, हर इंडस्ट्री की यूनिक, उनको मालूम है इस इंडस्ट्री को इस कंट्री में क्या हुआ। लेकिन हमने प्रूव कर दिया है। तो अगर सरकार चाहेगी तो ये पक्का होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। और अगर हम किसी भी इंडस्ट्री की बात करें तो, जैसे एआई की बात कर लो, किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, तो एक बात समझना चाहिए कि इन कंट्री को ओनली फ्यू सेक्टर डोमिनेट करता है, इंडिया को एक सेक्टर डोमिनेट नहीं करता। यूएस के अंदर अगर S&P 500 में से मेगा 7 के रिटर्न निकाल दो ना, रिटर्न कोलैप्सेस। सो दीज मार्केट्स आर मच मोर फ्रेजाइल देन इंडियन मार्केट्स। इंडियन मार्केट का जो रोबस्टनेस है ना, हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। और जो हम ग्लोबल स्टैंडर्ड की बात करते हैं ना, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड क्या है? आज हमारे दिमाग पे ये चीज इतनी हावी कर दी गई है कि जो वेस्टर्न स्टैंडर्ड है वो ही फॉलो करो आप हर चीज में। बिल्कुल बिल्कुल गलत है। और हमने तो देखा है, मेरा आईसीए के साथ बहुत काम करता हूँ, सीए इंस्टीट्यूट के साथ बहुत काम करता हूँ, बहुत जबरदस्त इन लोगों ने काम किया अपनी इंडस्ट्री के लिए और अपने मेंबर्स के लिए। और मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अरुण भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वेद जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आपको मालूम हमारी इंडस्ट्री ने किस तरह का, हमारी सीए इंस्टीट्यूट ने किस तरह का काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। जैन साहब को जोड़ना डेफिनेटली चाहते हैं। जैन सर, क्रिटिसिज्म कर सकते हो, आपका हक बनता है क्रिटिसिज्म करने का, बट आई बिलीव आईसीए इज अ फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ हाउ अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी रन। राइट सर। टोटली जैन सर, डिसएग्री, टोटली डिसएग्री। एक मिनट, माय गुड फ्रेंड विजय। अरुण जी आ रहा हूं मैं, जैन सर को कुछ बोलने दीजिए। जैन सर, देखिए, अरुण जी का अपना मत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं इतना बात जरूर कह दूं कि ये इंस्टीट्यूट 1949 में आजादी के बाद बना था और अकेला इंस्टीट्यूट है 75 ईयर में जिसने ऑटोनॉमी से काम किया है और बेस्ट ऑफ अकाउंटेंट प्रोड्यूस किए हैं। एजुकेशन लेवल और इसका स्टैंडर्ड लेवल और परफॉर्मेंस चार्टर्ड अकाउंटेंट की के मुकाबला कहीं नहीं है विश्व में, बता दें आज की डेट में। आज की डेट में मेरा ऐसा मानना है कि जितना काम इंस्टीट्यूट ने एक इस देश की इकोनॉमी के लिए एज ए पार्टनर ऑफ नेशन में किया है, वो अपने आप में एग्जाम्पलरी है। जो आज की डेट में, अभी आपका जो आज की चर्चा का विषय है कि हमें ग्लोबल फोर बनाने की सवाल ये है कि ये जो बिग फोर के एक प्रधानमंत्री जी के सपने को सच करने की, आगे बढ़ने की बात हो रही है। क्योंकि आगे बढ़ने में कोई बहुत सारे सुझाव हो सकते हैं, बहुत सारे वर्किंग हो सकते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की एफिशिएंसी, इसकी वर्किंग, इसकी परफॉर्मेंस और इसके जो जितने जो प्रोडक्ट जिसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं, वो विश्व में नंबर 1 है, उसके बारे में कोई डाउट नहीं हो सकता। और जो बिग फोर की इंडिया में भी जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जैसे आपने पहले कहा 90% से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट आईसीआई के क्वालिफाइड हैं, लोग वर्किंग करते हैं। तो ये कहना कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की बॉडी परफॉर्मेंस के बारे में कोई सवाल है, वो ऐसा सोचना गलत है। स्टैट्यूटरी बॉडी है एंड पार्लियामेंट एक्ट के अंदर बनी हुई है
मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर इसकी एक पेरेंट बॉडी है, उसके सहयोग के साथ, मिल के साथ इंस्टीट्यूट ने एज ए पार्टनर ऑफ नेशन हर कदम पे साथ काम करके बढ़िया से बढ़िया काम किया। जैसे विजय जी ने भी कहा कि हर परफॉर्मेंस से हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री हो, उसके रेगुलेटर एज ए ऑडिट करने में, इंश्योरेंस सेक्टर के रेगुलेटर में, स्टॉक एक्सचेंज के जितने ऑडिट करने में, जितनी कंपनी लिस्टेड है, हमारे परफॉर्मेंस के उसके बारे में कोई सेकंड थॉट नहीं हो सकता। अरुण जी सिर्फ आईसीआई को ठीक है, वहां पर जो स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं हम उस पर बात कर सकते हैं, उस पर बोलना चाहता हूं। दीपक एक 30 सेकंड्स मुझे चाहिए, क्योंकि जैन साहब और मंत्री जी दोनों ने एक बात कही है। एटलीस्ट जैन साहब तो कंफ्यूज कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और इंस्टीट्यूट में। ये कंफ्यूजन ना करें। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है वो ग्लोबली अपने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एंड दे आर डूइंग ग्रेट। इंस्टीट्यूट इज नॉट। लेट अस बी वेरी क्लियर। और जितने एग्जांपल्स मंत्री जी ने कहे, आई ऑल्सो वांट टू नो अबाउट आवर म्यूचुअल फंड्स व्हिच हैव गॉन अब्रॉड एंड कैप्चर्ड द मार्केट। वी शुड एक्सेप्ट वेयर वी आर फॉलिंग शॉर्ट। जब तक ये हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे तब तक ग्रो कर ही नहीं पाएंगे। और जो क्षमता है, जब तक अगर वो क्षमता अचीव करनी है चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन को, मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, आई एम कंप्लीटिंग 21 ईयर्स, जर्नलिस्ट हूं 21 ईयर्स से, बट मैंने प्रोफेशन कवर भी किया है। मैं दिल से कह रहा हूं कि अगर हम अपने खामियों को नहीं सुधारेंगे तो फिर आगे, तो ये ओलिगोपोली आज जो 70 और 80% पे है वो कल 90% पे जाएगी। और मंत्री जी का एक फंडामेंटल जो सुझाव है, मैं कंप्लीटली अगेंस्ट हूं, वो है कि गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। ये जब तक गवर्नमेंट कुछ करेगी ना तब तक कुछ नहीं होगा। Capitalism. If we believe in a free market, if we believe in a free market economy, अरुण जी, last sentence. जी अरुण जी आपने सवाल उठाए हैं। विजय सर कुछ कहना चाह रहे हैं। विजय सर, 2-3 बात आपको बताता हूं कि पहला तो कि अगर कुछ रूल्स ऐसे हैं कि जहां आप इंडियन कंपनी बिड ही नहीं कर सकते, सरकार को डेफिनेटली करना पड़ेगा। उसके अलावा उपाय क्या आपके पास? दूसरा, जो सीए इंस्टीट्यूट की बात बताता हूं, मैं आपको बताता हूं, सीए इंस्टीट्यूट इज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसमें गवर्नमेंट की दखलंदाजी बिल्कुल भी नहीं है। इट इज सच ए ब्यूटीफुल रन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा, सीए बनने के लिए जो खर्चे हैं ना, वो आज एक एलकेजी के अंदर जो बच्चा जाता है ना, उसके शायद 6 महीने की फीस है ना, उसके भी नीचे पूरा सीए 3 साल में पूरा कर लेता अपना कोर्स, और शायद पैसे भी घर पे कमा के लेके जाता है। और ये ऐसा कोर्स है, शायद दुनिया में या इंडिया में ऐसा कोर्स है कि जहां आपको एकेडमिक एक्सेलेंस भी मिलता है और आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मिलती है, मतलब आप एक्चुअल ऑडिट करते हो, टैक्स करते हो, ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन। तो जब सीए एग्जाम पास करके क्वालिफाई करता है, उसको इमीडिएट एब्जॉर्प्शन इंडस्ट्री के अंदर हो जाता है। और ये पॉसिबल है कि आईसीए की पॉलिसीज के थ्रू ये पॉसिबल है। और डेफिनेटली जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जितना लंबा उसका टेन्योर होता है, उसके अंदर डेफिनेटली कुछ डिफेक्ट आते हैं, और टाइम टाइम पे इंस्टीट्यूट खुद रिफ्लेक्ट करके उसके अंदर करेक्शन लाती रहती है। और मुझे भी लगता है अरुण जी का बात है, उसको पूरा हमको पूरी संजीदगी से लेना चाहिए, और उस बात को हम सुधार करें। अरुण जी इतना अच्छा आदमी, इतने सीनियर आदमी ऐसी बात बोल रहे हैं, तो इंस्टीट्यूट डेफिनेटली इस बात को ध्यान में रखे कि भाई एक हमारा मेंबर ऐसी बात बोल रहा है, तो डेफिनेटली इस बात को ध्यान में रखा जाएगा और आगे बढ़ेगा। लेकिन मेरा ओपिनियन है कि जैसा मैंने बीएफएसआई सेगमेंट के अंदर देखा है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है कहते हुए, आज हम बैठ रहे हैं दीपक जी इस वेबिनार पे आपके साथ, आप 5 साल 8 साल बाद इसका वीडियो बचा के रखिए, आपको तरक्की दिखेगी। एब्सोल्युटली। अच्छा अरुण सर, बिल्कुल आपने बोल दिया सर। अरुण सर, एक मेरा सवाल है, गवर्नमेंट की जहां तक बात है, अब मैं जब शुरुआत में, जब आप नहीं आए थे उस वक्त हम इसको हमने डीप डाउन जाके इसको काफ़ी चर्चा किया कि आप जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स हैं, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री का नोट खुद कहता है कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट बॉटलनेक हैं और ये की इशू है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में फॉरेन फर्म्स क्यों प्रेफर की जा रही हैं? एक्सपीरियंस क्राइटेरिया में लोकल मीट ही नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो सीधे सीधे बोलता हूं, पीएसयू ऑडिट्स हो रहे हैं, अब ओएनजीसी का हो रहा है या एसबीआई का हो रहा है, उसमें केपीएमजी पीडब्ल्यूसी क्यों विन कर रहा है? हमारे इंडियन फर्म जो हैं वो बीडी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ये तो तब तो होगा ही ना, मार्केट शेयर 10% से ऊपर जाएगा कैसे हमारा? तो गवर्नमेंट लेवल पे तो स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने पड़ेंगे ना अरुण जी। आपके क्वेश्चन में आंसर है, आपके क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है। वो ये है कि वो टेंडर के जो कंडीशंस हैं उसके लिए एक पर्टिकुलर फर्म का स्केल
होना चाहिए, और वो स्केल आज हम बना नहीं पाए। पिछले 20 साल से इंस्टीट्यूट कह रही है हर कॉन्फ्रेंस में कि कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन। 10 फर्म्स के नाम बता दें इंस्टीट्यूट जहां 100 पार्टनर हैं या 50 पार्टनर हैं जो कंसोलिडेट करके आए हैं एक 7-8 बहुत अच्छे फर्म्स हैं, बट जिस तरह से हजारों फर्म्स आज कंसोलिडेट करके होने चाहिए थे, आज 1 लाख में से 80 से 90 हजार फर्म सोल प्रोप्राइटरशिप है। मतलब वो जो एक स्केल होना चाहिए वो स्केल हमने क्रिएट किया नहीं, तो ये बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे मिलेंगे गवर्नमेंट के जो टेंडर में है। मैं खुद मानता हूं कि ये ओलिगोपोली जो है एक 70-80% मार्केट शेयर, ये गलत है, बट सिर्फ ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं है। आज आप निफ्टी 500 देखिए, निफ्टी 500 में से 65 to 70% ऑडिट्स बिग 5 बिग 6 के पास है। क्या वो पीएसयूज हैं सर? आज आप देखिए टेक कंपनीज जितने हैं, अपने जितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं, द टॉप 3 कॉर्पोरेट ग्रुप्स जो पहले बहुत सालों तक बिग 4 को नहीं लेते थे, एवरी कॉर्पोरेट ग्रुप टुडे हैज अ बिग 6 ऑडिट फर्म। व्हाई? क्यों? राइट वहां तो क्यों? मतलब ये सिर्फ पीएसयूज या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं है। फ्री मार्केट, अगर हम फ्री मार्केट में विश्वास करते हैं तो हमको खुद स्केल अप होना पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट से ये उम्मीद करो वो उम्मीद करो नहीं, वी हैव टू फाइट, वी हैव टू क्रिएट। अगर इंफोसिस और बाकी सब आईटी कंपनीज, विप्रो, टीसीएस अगर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? ये क्वेश्चन एक हमको क्रिएट करना पड़ेगा और आंसर खुद हमारे पास है। 20 साल पहले मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, ट्रांजैक्शन स्क्वायर, ध्रुवा एडवाइजर्स, इतने बड़े बड़े फर्म्स आ रहे हैं जिन्होंने सिर्फ 4-5 साल 8 साल में इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट किया है। कैसे क्रिएट कर रहे हैं ये फर्म्स? कैसे क्रिएट कर रहे हैं? पॉसिबल है, अगर हम सोचें तो पॉसिबल है। ये मैं मानता हूं कि बिग 4 जैसे 10-10, 15-15 हजार करोड़ का रेवेन्यू शायद ना आए, पर एटलीस्ट 100-150 करोड़ के 100 फर्म तो बना सकते हैं हम। नहीं, एब्सोल्युटली सर, नेक्स्ट 10 years, द नेक्स्ट 5 years। एब्सोल्युटली सर, वैलिड क्वेश्चंस, जैसा कि विजय मंत्री सर ने भी कहा। मैं जरा अरुण जी को यस सर, आपका कंक्लूडिंग रिमार्क ले लेते हैं सर। करेक्शन कर दो अरुण जी की थोड़ी सी। अभी इन्होंने जो बात कही, पहले ये इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर रहे थे, अब ये फर्म्स के बारे में, इंडिसेस के बारे में कर रहे थे। जो अगर इनका कहना, जैसे इन्होंने ही कहा कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों को इकट्ठा होकर आना है। इंस्टीट्यूट तो एक एजुकेशन प्रोवाइड करता है, इंस्टीट्यूट कंटिन्यूइंग एजुकेशन की बात करता है, रेगुलेटरी की बात करता है। तो जो ये काम के बारे में बात करते हैं तो वो रेगुलेटरी, वो जो वर्किंग है वो इंस्टीट्यूट पार्टनरशिप फर्मों को करनी है। एक इनका कहना ये कि इंडिया में 100 करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर की बहुत सारे फर्में नहीं है, शायद इनकी इंफॉर्मेशन ये ठीक नहीं है। इंडिया में भी आज की डेट में, स्वदेशी में भी 100 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर की काफी फर्में हैं जो आज की डेट में ऑडिट, एश्योरेंस और दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं उसके बारे में। तो उसके बारे में कोई ऐसी वर्किंग नहीं है। तीसरा, इन्होंने कहा कि 500 में से 65% निफ्टी में कंपनियां बिग 4 के पास है। उसका कारण क्या है? वो कारण और सरकार की सपोर्ट की क्यों नहीं है? क्योंकि आपने अपनी स्ट्रेंथ क्रिएट कर ली, बिकॉज गवर्नमेंट के बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेके उसके बेसिस पे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे आप प्राइवेट सेक्टर पे जाके कह सकते हैं कि मेरे को काम दिया मिलना चाहिए। और वो अगर वो स्ट्रेंथ उनको गवर्नमेंट से जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो कंसल्टिंग के मिलते हैं, अगर उसमें मैंने ये नहीं कहा कि उनको नहीं, तो मैंने कहा एसोसिएट कर देंगे तो इंडियन फर्मों की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, उनका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, और वो इंडिपेंडेंटली कैपेबल होंगी, और वो भी निफ्टी वाले भाई कंपनी पे जाके कह सकते हैं कि हम भी उस ऑडिट करने के कैपेबिलिटी, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि दोनों चीजों को साथ साथ चलाने के। राइट सर, ऑल राइट सर। तो देखिए जस्ट दीपक एक लास्ट पॉइंट सर, मैं टोटली असहमत हूं जैन साहब से। मैं हर एक पॉइंट का उनका रिबट कर सकता हूं, हर एक पॉइंट रिबट कर सकता हूं, पर अगर ये एटीट्यूड रहा तो अगले 50 साल भी हम ये नहीं, देखिए मुझे लगता है, देखिए मुझे लगता है कि हम सब एक, देखिए हम सब एक पेज पे ही हैं कम से कम एक मसले पर, कि हमारा अपना स्वदेशी बिग 4 होना चाहिए। अब उसके लिए जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, सीए हैं, सीएस हैं, लॉयर्स हैं, एक्चुअरीज हैं, तमाम एंटिटीज हैं। ये एक एंटिटी होकर वर्क जब तक नहीं करेंगे, करंट रेस्ट्रिक्शंस जब तक ईज नहीं होंगे, तब तक बात नहीं होगी। अब उसमें अरुण जी के जो जितने भी सवाल हैं वो भी समाहित हों, और जिन बातों पर वेद सर फोकस करना चाहते हैं वो भी समाहित हों, जो लेयर्स मंत्री सर ने यहां पर रखी हैं उन बातों का भी समाहित हो। मुझे लगता है तभी जाकर हम एक जो हमारा अल्टीमेट गोल है स्वदेशी बिग 4 का, वो हमें करना होगा। और जैसा मंत्री सर ने कहा,
2017 में अगर प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि भाई हमारा अपना होना चाहिए, अब तक आते आते बहुत लेट हो चुकी है। इसलिए हमें तुरंत काम करना पड़ेगा, तमाम इश्यूज को सॉल्व करना पड़ेगा और हमें अपने ही बीच में से निकालने पड़ेंगे सब। उसके लिए जो कुछ भी हो सकता है वो चीज़ें बने, इसी उम्मीद के साथ आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। यस सर, थैंक यू। एंड में बताना चाहता हूँ कि ये अभिशाप है ना डोनाल्ड ट्रम्प का, ये हमारे लिए वरदान साबित होगा। यस सर, यस सर, ये आपने एक नया चैप्टर खोल दिया जिसमें एक और हमें शो करना पड़ेगा। बट यस, यू राइटली सेड सर, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो चलिए रिफॉर्म किए जाएं। थैंक यू सो मच वेद जैन सर, वक्त निकाला आपने। विजय मंत्री सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण गिरी सर, आपका वक्त निकालने के लिए थैंक यू। ये थी हमारी आज की खबर स्टोरी।